ऑल क्लासेज। सो आपको पता ही होगा हमने यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर दिया है बहुत अच्छे से और बहुत जोरों शोरों से हमने जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड किया है। अभी जो चल रहा है उसमें मैं आपको चैप्टर 2 के एनसीईआरटी के एडिशनल के क्वेश्चंस सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करवा रहा हूं। आप वो बहुत अच्छे से करें। वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट बनी हुई है सॉल्यूशंस की, वो आप जरूर देख ले वहां पे। उसके साथ ही करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर ले लिया था। यदि अब तक आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें, क्योंकि वो देखने के बाद ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएगी। अदरवाइज क्या होगा कि आपको काफी कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं हो पाएगी उतनी। तो जरूर आए हमारे साथ में और आगे बढ़ेंगे। आज हमने प्रीवियस लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया था, ठीक है। उससे पहले हमने चार्ज के करंट के बारे में जनरल बातचीत की कि क्यों करंट आता है, क्यों सिंगल वायर में करंट नहीं देखने को मिलता, क्या वजह है इसकी, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए बहुत अच्छे से। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले वो देखे फिर यहाँ पे आए तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सो करंट डेंसिटी से शुरुआत की थी मैंने। करंट डेंसिटी क्या होती है बेटा, जनरल तो बता ही दिया था, J इक्वल टू I बाई ए, ठीक है। करंट डिवाइड बाय एरिया, यूनिट क्या होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, वेक्टर क्वांटिटी है। ये सारी बातें आपको समझ आनी चाहिए। आगे देखिए करंट डेंसिटी, एवरेज करंट डेंसिटी की पहले बात करते हैं कि कैसे निकालेंगे। सो एवरेज करंट डेंसिटी लेट थ्रू एन एरिया डेल्टा ए अराउंड अ पॉइंट पी। सो यहाँ पे देखो बेटा एक पॉइंट पी दिख रहा होगा आपको, ठीक है, सबको दिख रहा होगा ये। सो एरिया डेल्टा ए है यहां से और पॉइंट पी है, ए करंट डेल्टा आई पास। तो ये डेल्टा ही करंट मान लो यहां से पास हो रही है डेल्टा ए एरिया से, नॉर्मल टू द एरिया, देन द एवरेज करंट डेंसिटी ओवर द एरिया इज गिवन बाय जे एवरेज इक्वल टू डेल्टा आई बाई डेल्टा ए। सिंपल सी बात है, हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा डेल्टा की फॉर्म में होता है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया कि एवरेज कैसे निकाले। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब P पॉइंट पे हमें करंट डेंसिटी निकालना है तो देखो कैसे करें। सो करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट P। नाउ सपोज वी वांट टू फाइंड करंट डेंसिटी एट पॉइंट P इन द प्रीसीडिंग फिगर। इस फिगर में हमें P पॉइंट पे स्पेसिफिकली निकालना है। टेक एन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एरिया DA। तो हम क्या कर सकते हैं, P पॉइंट जहां पे है वहां पे बेटा जी मैं बोल सकता हूं, ध्यान से दे तो मैं डायग्राम को अलग से बनाने की कोशिश करूं तो ऐसा कुछ हो रहा है कि यहाँ से बेटा परपेंडिकुलरली एरिया जा रहा है, ये P पॉइंट है। तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे बहुत छोटा सा एरिया ले लिया जिसका एरिया कितना है DA, ओके। एंड अराउंड पॉइंट P लेट द करंट थ्रू स्मॉल एरिया इज DI। और इससे जो करंट जा रहा है वो कितना है, DI के बराबर। सो करंट डेंसिटी इससे कितनी हो जाएगी, J हो जाएगा DI अपॉन DA। तो इसको हम इंस्टेंटेनियस भी बोल सकते हैं, किसी इंस्टेंट की भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो देन द करंट डेंसिटी थ्रू पॉइंट P इज गिवन बाय J इक्वल टू DI अपॉन DA। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। बेटा ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को हम इंटीग्रेट कर दे तो सारा करंट डेंसिटी हमें मिल जाएगा, सारे देर का मिल सकता है ना। तो इंटीग्रेशन वगैरह तो देखो सब जगह काम आने ही वाला है। नहीं आ रहा तो फटाफट से इंटीग्रेशन के वीडियोज प्लेलिस्ट नीचे बनी हुई है मैथमेटिकल टूल्स की 11th क्लास का। यदि कमजोर है, अभी भी वीक है तो स्ट्रॉन्ग करके आ जाओ, बिल्कुल धमाके से, बिल्कुल एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सबको ये समझ आया कैसे हुआ करंट डेंसिटी के सिंपल डेफिनेशन, ये एवरेज वाला और हमारा इंस्टेंटेनियस वाला, कुछ टफ नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो ऐसा जबकि क्या हो कि करंट परपेंडिकुलर ना हो एरिया के, ठीक है। अब अभी तक जो मैंने केस देखा वो हमने किस तरह से देखा कि करंट जब परपेंडिकुलर थी तो दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा था, ठीक है। एरिया भी इधर था और करंट भी इधर ही थी। अच्छा ध्यान दे बेटा, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, ये अच्छे से समझना है। तो प्लीज गो एंड वॉच माय इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स वीडियो। फ्लक्स का इंट्रोडक्टरी वीडियो देखो, तुम्हें एरिया से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे। एरिया वेक्टर इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा, यू विल थैंक मी आफ्टर दैट, है ना। सो प्लीज वॉच द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, वो एक बार देख लो। एरिया वेक्टर बिल्कुल धमाके से समझ में आ जाएगा कि किसी बॉडी के लिए, क्लोज बॉडी हो, ओपन बॉडी हो, 3D बॉडी हो, तो कैसे एरिया वेक्टर लोगे, आप क्या करोगे, एवरीथिंग यू विल गेट, ओके। आई होप दैट इज क्लियर। सो इफ करंट इज नॉट परपेंडिकुलर टू एरिया, तो बेटा सिंपल सी बात है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेंगे, बट पढ़ के अच्छे से करते हैं इसको। हियर वी डिवाइड द करंट बाय द कंपोनेंट ऑफ एरिया I इन द डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो करंट की डायरेक्शन में हम इसको डिवाइड करते हैं। हेंस द एवरेज करंट इज इक्वल टू J एवरेज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन डेल्टा A cos थीटा। बेटा यहाँ पे देखो
एरिया भी आएगा, ठीक है, डेल्टा ए कोस थीटा। सो डेल्टा आई इधर है, जे उधर की तरफ रहेगी, बट एरिया इधर है, तो हम मान लो ये एंगल थीटा था, सॉरी दिस एंगल इज थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा देन व्हाट वी कैन डू, इफ दिस एंगल इज थीटा देन एरिया का इस तरफ कंपोनेंट आएगा डेल्टा ए कोस थीटा, आई की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा डेल्टा ए कोस थीटा। सो द मेन मेजर जो आंसर आएगा हमारा दैट विल बी डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ए कोस थीटा। चलो बहुत बढ़िया बात, समझ आ गई होगी बात आपको। चलिए सो ये मेनली हमें तो ये ध्यान रखना चाहिए, और ये तो मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था जब करंट इलेक्ट्रिसिटी सॉरी करंट डेंसिटी इंट्रोड्यूस की, कि जे को ऐसे याद रखा करो, जे को कैसे याद रखा करो, डेल्टा आई सॉरी आई अपॉन ए परपेंडिकुलर, तो ए का हमें परपेंडिकुलर वाला लेना है, आई के अलोंग कंपोनेंट लेना है, ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। वी कैन ऑल्सो राइट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा जे सॉरी जे एवरेज डेल्टा ए कोस थीटा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखो डेल्टा ए को ऐसे लिख सकते हैं, सो डेल्टा ए कैन बी रिटन है जे डॉट डेल्टा ए, डॉट प्रोडक्ट तो होता है कोस थीटा, जे भी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, और अब तक भी यदि डाउट है एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे है क्या है, सो अगेन प्लीज वॉच द वीडियो ऑन फ्लक्स, ठीक है। चलिए सो जे एवरेज डेल्टा ऐसे आ गया आपके पास में, अब आगे बढ़ते हैं कहानी को। यहां तक सब समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने किया, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन आप याद रखेंगे, आई इक्वल टू जे डॉट ए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जरूर याद रखें, बिल्कुल काम का आता है, बहुत काम आता है। इवन इंटीग्रल फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, डी आई इक्वल टू जे डॉट डी ए, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे तो वो मिल जाएगा हमें, ठीक है। देखिए अब करंट डेंसिटी एट पॉइंट पी का मतलब क्या है, इस पॉइंट पी पे डेंसिटी यदि निकालनी है तो कैसे निकाले, करंट डेंसिटी एट पी टेक एन इनफाइनाइटेसिमली, वही बात आ गई, डीए एरिया ले लो पॉइंट पी पे और उससे डीआई करंट जा रही है, तो करंट डेंसिटी आ जाएगी डीआई अपॉन डीए कोस थीटा। सो यहां से बेटा देखो हम क्या लिख सकता हूं, वी कैन ऑल्सो राइट डीआई इक्वल टू जे डीए कोस थीटा एंड डीआई इक्वल टू जे डॉट डीए, देखो ये आ गया इंटीग्रल फॉर्म इसकी, ठीक है। सो दैट इंप्लाइज आई इक्वल टू जे डॉट डी ए, इंटीग्रल जे डॉट डी ए, ओके। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आ जाता है, और सिंस देखो कि सिंस आई डॉट प्रोडक्ट है तो इसको हम स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप आप बच्चों को समझ में आया होगा ये सब कुछ। चलिए आगे देखें, while इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये स्केलर क्वांटिटी है, ये सारी चर्चा हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं। आगे देखिए, इन केस ऑफ कंडक्टर्स J इक्वल टू आई डिवाइड बाई ए, एंड ए को लिख सकता हूं बेटा, ध्यान दो, आई को लिख सकते हैं V बाई आर। अब देखो ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा भी ओम्स लॉ हमने इस क्लास में नहीं पढ़ा है, बट सिंस आपने पुरानी क्लास में पढ़ा हुआ है, व्हाट इज ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, तो ओम्स लॉ वगैरह का एप्लीकेशन थोड़ा सा काम में ले रहे हैं यहाँ पे इस रिलेशन को निकालने के लिए। आप बाद में मैं एक बार और बता दूंगा, बट बाद में पढ़ने के बाद और समझ आ जाएगा आपको और भी। सो V की आई को रख दिया V बाई आर, ठीक है, और R जो है यहाँ पे R जो रहेगा बेटा, R की वैल्यू हमने किस तरह से रख दी, ध्यान से देखो, रो एल बाई ए रख सकते हैं, रो एल बाई ए आर, आपको पता होगा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, और V को रख दिया ई एल, पोटेंशियल को भी क्या रख दिया, E मल्टीप्लाई एल। मान लो कोई कंडक्टर था जिसकी लेंथ एल थी और इसके चारों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस V था, तो E विल बी वी एल, E विल बी V बाई एल, तो V कैन बी रिटन एज ई एल। तो E बाई क्या आ गया, ध्यान से देखोगे तो A से A कट गया, L से L, E बाई रो आ गया, और 1 बाई रो को बोलते हैं सिग्मा। आया समझ में, नहीं आया? सो यहां से रिलेशन आया J इक्वल टू सिग्मा ई। तो एक और अच्छा और जोरदार रिलेशन J इक्वल टू सिग्मा ई, न जाने कितने बार सीबीएसई बोर्ड ने डायरेक्ट रिलेशन तक डिराइव करवाया हुआ आपसे। तो ये रिलेशन आपको डिराइव करना कोई बड़ी बात नहीं यार, एक लाइन का काम है, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि क्या है ओम्स लॉ, फटाफट से डेरिवेशन हो जाता है इसका भी। आया समझ सब बच्चों को? तो सबको ये बहुत अच्छे कंसेप्ट समझ में आने चाहिए, बहुत अच्छे से डिटेल में बात की गई है कि कैसे जे आई डॉट डी ए कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे कंसेप्चुअली जे इक्वल टू सिग्मा ई के बराबर होगा। चलिए भाई, बहुत बढ़िया भाई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख ले। करंट डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज इन द सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करंट डेंसिटी की बात करूं तो दैट इज सिग्मा ई, आपको पता चला पिछले क्वेश्चन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है करंट डेंसिटी की डायरेक्शन। चलिए, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इट मींस कांस्टेंट, करंट डेंसिटी विल आल्सो बी कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म या कांस्टेंट है तो करंट डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि सिग्मा तो कांस्टेंट ही होता है कंडक्टर के लिए।
इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इनसाइड अ कंडक्टर करंट डेंसिटी एंड हेंस करंट विल बी जीरो। ध्यान दो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो कंडक्टर के अंदर जे भी जीरो हो जाएगी और यहां से करंट भी जीरो आ जाता है। तो सारे पॉइंट्स यहां से एक साथ समअप होते हैं, सारे पॉइंट्स अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछ लिया करो। आई होप इतना सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और करंट डेंसिटी कंप्लीट देख लिया है। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा करंट डेंसिटी से रिलेटेड, और करंट क्या है ये सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हमने। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वहां पे आप देखें, नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्शन ऑफ करंट इन मेटल्स। तो एक्चुअल में एक स्ट्रक्चरल मॉडल यहाँ पे डिस्कशन करेंगे हम, और कैसे कंडक्शन आता है, क्या उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, वो सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो आप देखें यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यूज, ठीक है, अ मेटल कंसिस्ट ऑफ लैटिस ऑफ फिक्स्ड पॉजिटिवली चार्ज आयंस, ठीक है, in which billion and billions of free electrons are moving randomly at speed which at room temperature in accordance with kinetic theory of gases is given by इतना। अब ध्यान दो बेटा, क्या होता है कि हम यदि बात करें तो जो कोई भी कंडक्टर है मान लेते हैं हम, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सारे इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली मूव करते हैं, इसमें रेंडम मोशन में रहता है, जैसा कि मैंने पहले भी समझा चुका। सो रेंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, रेंडमली मूव करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इनकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली हम माने तो रूम टेम्परेचर पे आती है √3kT/m फॉर्मूले से हम यदि यूज करके निकालते हैं इसे, सो वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ा होगा, उसी को हमने यूज किया है। ठीक, ओके। तो बेटा सब देखो यहाँ पे इतनी स्पीड है, तो ये काफी लार्ज स्पीड है, कोई मामूली स्पीड नहीं है 10⁵, ये तो इतने कम टेम्परेचर पे है। तो इतने टेम्परेचर पे इतनी स्पीड काफी हाई होती है, अप्रोक्सीमेट आंसर है ये। इतनी स्पीड से जब चल रहा है तो बहुत फास्ट कोलिजन होता है, मतलब ये धड़ 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 बिल्कुल तरातर बिल्कुल लगातार कोलिजन होते रहते हैं, टकराते रहते हैं पार्टिकल्स। इसकी वजह से क्या होता है कि नेट मोमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। आई होप आपको ये छोटा सा आइडिया रहेगा कि लगभग थर्मल स्पीड इनकी इतनी ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं कहानी को। कंडक्शन ऑफ करंट, वही बेटा सेम हेडिंग चल रही है, कंडक्शन ऑफ करंट इन मेटल्स। अब आगे देखो बेटा, द रेंडमली मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटल कोलाइड विद द लेटिस एंड फॉलो अ जिगजैग पाथ एज शोन इन फिगर। तो ध्यान दे कि कोलाइड करने के बाद वो इस तरह से कुछ फॉलो करते हैं, उनका जिगजैग पाथ होता है, कुछ भी है ना, ऐसे उधर 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 चलते रहता है, इसी तरह से चलते रहता है। ठीक है, नाउ however in absence of any electric field due to this random motion the number of electron crossing from left to right is equal to the number of electrons crossing from right to left। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जितने इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन का मोशन इस तरफ हो रहा है उतने ही इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इस तरफ हो रहा है। या मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हम क्या बोल देते हैं कि डेल्टा एस नेट जो है वो 0 के बराबर आता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है द नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 ओनली। आ रहा है सब बच्चों को समझ में? अदरवाइज मेटल विल नॉट रिमेन इक्विपोटेंशियल। बिल्कुल सही बात है, यदि ऐसा नहीं होगा तो मेटल या कंडक्टर इक्विपोटेंशियल ही नहीं रहेंगे। सो द नेट करंट थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इज 0 एंड मोशन इफ चार्ज इज पॉसिबल बाय मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और अ कैरियर। ध्यान से देखो क्या हुआ, समझो यहाँ पे बात को। आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल समझ आएगा कि यहाँ से इधर पार्टिकल्स आते हैं, इधर से इधर पार्टिकल्स आ रहे हैं। इनडायरेक्टली क्या हो रहा है बेटा, रेंडम मोशन था। मैं थोड़ा और अच्छे से डायग्राम बनाना चाहूँ तो देखो, ऐसा कुछ गया पार्टिकल, देन फिर कुछ ऐसा मूव किया मान लो, देन फिर कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा, ऐसे जर्नी करते 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 फाइनली वो यहाँ पे आके एंड हो गया। सो डेल्टा एस एक्चुअल में 0 रहता है हमारे पास में। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब इधर जाना, कुल मिला के नेट डिस्प्लेसमेंट, एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल टर्न्स आउट टू बी 0। हमारा एवरेज डिस्प्लेसमेंट जो आता है वो 0 के इक्वल आ जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास में बेटा नेट करंट देखने को नहीं मिलता, और ऑब्वियस सी बात है अंदर में करंट सेटअप भी नहीं होता नॉर्मली खुला रहने से। तो ये बात मैंने पहले भी स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था आपसे, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देखें वेलोसिटीज ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो 2-3 तरह की रहती है, उनका डिस्कशन कर लेते हैं। थर्मल वेलोसिटी, all electrons in the atom are not capable of motion, only a few which have little higher level of energy have their orbits
लीव देयर ऑर्बिट्स एंड आर कैपेबल ऑफ मूविंग अराउंड। मतलब ध्यान दे तो बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी मेटल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी इतनी हो कि वो इसको छोड़ सके, वो केवल क्या करते हैं, चले जाते हैं दूर। These free electrons are in a very large quantity, approximately 10 to the power 29 per meter cube in free metals। ध्यान दो, यदि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है मेटल का, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम मेटल का ले ले हम, ठीक है, वॉल्यूम कितना ले लू, 1 मीटर क्यूब, तो भी कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान से देखोगे तो अजीब लगेगा, 10 to the power 29। 10 to the power 29 इज अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। ये कोई इतनी छोटी सी चीज नहीं है ना। एटम्स का काउंट भी नहीं है शायद, एटम्स का काउंट केवल इतना हो सकता है, ऑब्वियसली एटम्स इज इन बिलियंस, सो एटम्स का काउंट बहुत ज्यादा हो सकता है, काफी ज्यादा वैल्यू रहती है एटम्स की, इससे भी बड़ी रह सकती है, क्योंकि आपको पता हो किसी का 1 मोल भी ले लो तो 10 to the power 23 जाता है। सो एटम्स इज द ओनली पॉसिबल इन बिलियंस। का मतलब कहने का था मेरा कि केवल हमारी पॉपुलेशन या कुछ भी काउंट करें हम, और जो भी अवेलेबल है हमें लाइव दिखता है, दैट इज इन बिलियंस ओनली। सो ध्यान देंगे तो इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज क्वांटिटी, ये बहुत ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी है, काफी ज्यादा वैल्यू है ये, समझे तो काफी स्ट्रॉन्ग वो चांस है कि हमारे पास में इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन से तो कंडक्शन होना ही पॉसिबल है। और सोच के देखो कोलिजन कितना होगा, सोचो कि 1 मीटर क्यूब एरिया है, 1 मीटर क्यूब कितना समझेंगे कि एक मीटर का आपने बना दिया, क्यूब टाइप से समझो, 1 मीटर साइड का। अब उसमें इतने इलेक्ट्रॉन से 10 to the power 29 एंड 10 to the power 29 जो वेरी वेरी लार्ज नंबर, इतने इलेक्ट्रॉन्स उतनी सी जगह में है तो वैसे छोटे बहुत है, बट क्या कोलिजन्स तो होंगे उनके बीच में, डेफिनेटली होंगे, ठीक है। ड्यू टू टेम्परेचर एंड थर्मल एनर्जी दे हैव थर्मल वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली, अभी हमने डेरिवेशन किया है, कितनी आती है, अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 5 के बराबर। नेक्स्ट देखो, द वेलोसिटी इज इन ऑल डायरेक्शंस एंड of magnitude varying from 0 to maximum. Due to large number of electrons, we can assume that the vector sum of thermal velocities at any instant is 0. Since कि सारे पार्टिकल्स कोलाइड करते हुए रहेंगे एक दूसरे से ऐसे मोशन में, तो वेक्टर सम जो आने वाला है वो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाता है, वो 0 के बराबर ही हो जाता है। इफेक्टिव स्पीड जो आ रही है दैट इज इक्वल टू 0 ओनली। ओके, चलो, आई होप बेटा सबको ये समझ आ रही है, पॉइंट्स थोड़े अच्छे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। एक तो क्या है कि मैं डायरेक्टली आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ले जाके कि हाँ चलो ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, ये ओम्स लॉ हो गया, ये सारी बातें हो गई, सारी बात कर सकते हैं, बट आई वोट मैं चाह रहा हूं कि आप रीजन बिहाइंड थिंग्स को समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है या किस वजह से ऐसा आता है, किस वजह से थर्मल वेलोसिटी इतनी है फिर भी करंट नहीं देखने को मिलता, वायर रखा हुआ है बाहर, कोई करंट नहीं बहेगा जब तक कुछ कनेक्ट नहीं करोगे, ये सारी बातें समझेंगे धीरे धीरे ना। आगे देखो, एक टर्म होती है मीन फ्री पाथ, आपने ये टर्म पहले भी बहुत बार आई है, 11th क्लास में भी आई थी जब हमने केटीजी पढ़ी होगी। मीन फ्री पाथ होता है बेटा कब तक वो विदाउट कोलिजन मूव करता रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स यू कैन से। सो देखो, The fast moving electrons keep striking other atoms or ions in the conductor। बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, इतना तेज तेज मूव करेगा, इतना तेज तेज मूव वगैरह करेगा तो किसी न किसी से टकरा ही जाएगा, ठीक है। They are reflected and move in other directions। They keep moving till they strike another ion or atom, ठीक है, वो मूव करते रहते हैं। The path between two consecutive collision is called free path and the average length of these free paths is called mean free path। आया आ रहा है समझ में कि जो दो कोलिजन्स के बीच का पाथ होता है उसे हम बोलते हैं फ्री पाथ, और इन सभी फ्री पाथ्स का एवरेज ले लूं, सो दैट इज नोन एज द मीन फ्री पाथ या एवरेज फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ जो रहता है हमारा, इसे हम जनरली लेमडा से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, पहले भी हम लेमडा से डिनोट किया करते थे अर्लियर क्लास में, और अभी भी लेमडा से डिनोट करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज द फ्री पाथ, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में होने वाला पाथ फ्री पाथ, और कंबाइंडली सब पाथ्स का एवरेज ले लू, सो दैट इज द मीन फ्री पाथ और एवरेज फ्री पाथ। आया समझ सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। रिलैक्सेशन टाइम, अब रिलैक्सेशन टाइम कितना होता है कि कोलिजन्स के बीच में कितनी देर वो फ्री मूव किया, उसका टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो देखो, द टाइम टू ट्रेवल मीन फ्री पाथ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन पीरियड फॉर रिलैक्सेशन टाइम, डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर टाउ। इफ t1 t2 tn आर टाइम पीरियड्स ऑफ n कोलिजन, देन रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा एवरेज, ठीक है। तो एवरेज लिया गया है, अगेन सिंपल भाषा में बोलूं आपको समझना है बेटा,
तो मीन फ्री पाथ क्या है, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में लगने वाला एवरेज पाथ ट्रेवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। एंड व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। आप तो ऐसे याद रखो, मैं वापस से बोल देता हूं सिंपल तरीके से कैसे याद रखोगे, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। तो एवरेज टाइम दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में कितना है, सिमिलरली तो इसे हम डिनोट करते हैं टाउ से। सिमिलरली लैम्डा क्या हो जाएगा, एवरेज टाइम, एवरेज लेंथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत प्यारा और बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्लियरिटी वाला टॉपिक है कि व्हाट इज द रिलैक्सेशन टाइम एवरेज बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन एंड व्हाट इज द अदर पार्ट, अदर काउंटर पार्ट ऑफ इट। ध्यान से देखोगे तो मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, एवरेज पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो आप ऐसे ध्यान में रखो कि दो बार टकराने के बीच में फ्री चला, दैट इज द एवरेज उसका, और उनका एवरेज टाइम इस तरह से आ जाएगा। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है हमारे पास में, जो हमें समझनी भी है और काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। काफी अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पास जब बैटरी वगैरह अप्लाई करते हैं हम, तो आपने देखा होगा, मैंने समझाया था फर्स्ट लेक्चर में ही, आपने नहीं देखा है तो देखिए कि बैटरी अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन मिल जाती है, उनके पास एक डायरेक्शन आ जाती है, दे गेट डेफिनेट एम। जैसे बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं तो उनको बार बार बेटा डायरेक्ट करना होता है फिक्स डायरेक्शन में, फिक्स पाथ पे, सो एम डिसाइड हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है उन्हें। सो इसकी पर्पज से क्या होगा कि वो मूव करने लगते हैं, बट दैट इज स्लो स्पीड, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जो होती है दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में या बैटरी अप्लाई करने पे इनको प्रोवाइड की जाती है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। Drift velocity, when electric field is applied across a conductor, the free electrons experience a force in the direction opposite to field। ऑब्वियस सी बात है कि मान लो ये कंडक्टर था और यहाँ पे बैटरी ऐसे लगाया हूं तो इधर जीरो इधर वी, फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ, दिस इज ई, दिस इज वी बाई एल। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा उस पर फोर्स लगेगा इस तरफ, तो electrons will start moving in this direction and electrons will be moving in this direction। समझना ध्यान से, क्योंकि फोर्स इधर लगेगा। आप मुझे पता है फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा Q टाइम्स ई होता लगता है फोर्स। डायरेक्शन ले ली तो नेगेटिव साइन अभी मैं ले नहीं रहा, सो दैट इज इक्वल टू ई। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सो ई के बराबर फोर्स लगेगा और ई कितना है हमें पता ही है, वी बाई एल। चलिए बहुत बढ़िया बात जी। देखो सभी, due to the force they start drifting in a direction of force, the velocity of the drift is called drift velocity, ठीक है। सो हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से समझे सभी बच्चे। इसको मैं सिंपल डेफिनेशन, अगेन इसकी भी सिंपल डेफिनेशन देना चाहूं तो वो क्या दे सकता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज कैरियर in presence of electric field around conductor, ठीक है। सो कंडक्टर के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड यदि प्रेजेंस होगा, देन द वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्टिंग इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सो ड्यू टू दिस फोर्स direction of the drift velocity is called drift velocity Vd। during the drift they maintain their thermal velocity। the drift velocity can be calculated as average velocity of all the electrons during drifting। so ये सारी कैलकुलेशन अभी थोड़ी देर में करेंगे, टेंशन ना ले। बट क्या इतना समझ में आया कि यहाँ पे चार्ज होगा? अब समझो क्या हो रहा है। पार्टिकल थर्मल मोशन में था, बट सिंस थोड़ा सा ड्रिफ्ट भी करने लगा, तो हल्का हल्का आगे बढ़ना शुरू हो गया। हल्का हल्का क्या हुआ, आगे बढ़ना शुरू हो गया। पार्टिकल रैंडम तो था ही, बट हल्का आगे बढ़ना शुरू हो गया। तो एक डायरेक्शन उनको मिल गई अपने भटकने से थोड़ी सी, तो दे विल स्टार्ट मूविंग, और इससे हमारा करंट कॉन्स्टिट्यूट होना शुरू हो जाता है। आया समझ में सबको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ड्यू टू द फोर्स इलेक्ट्रॉन्स विल गेट ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। इन दैट स्पेसिफिक डायरेक्शन इफ अ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग देन इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पार्ट ऑफ करंट। कैसे आता है वो सारी बातें करेंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट। बस इतना बेसिक समझ में हमें आना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम देखते हैं कि ड्रिफ्ट की वजह से करंट कैसे आया, तो एक डेरिवेशन इसके लिए किया जाता है। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छा समझ आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
मान लेते हैं बेटा अगेन एज यूजुअल हमें कंडक्टर बनाया करेंगे, जब भी ऐसा कुछ डेरिवेशन किया करेंगे हमें कंडक्टर ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। वही इसको एक बैटरी वगैरह से कनेक्टेड कर दिया हमने, ठीक है जी, V वोल्ट की। यहाँ 0 बोल दूं तो यहाँ V हो जाएगा। अब देखिए इधर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज V/L, और इसके डायरेक्शन ये है, मैं ये सब बना दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं मैं इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इधर, और पॉजिट्रॉन की बात करूं तो वो मूव करेगा इधर। हम क्या ले रहे हैं बेटा, मान लो कि किसी t टाइम में ये क्रॉस सेक्शन एरिया में मान लेता हूं 1 के बराबर है, और यहां से ये डिस्टेंस भी ले लेता हूं dx, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लो x मान लेते हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम। तो x डिस्टेंस मान ली और थोड़ी दूर में यहां से, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाएगा, और या फिर बोलूं तो पॉजिट्रॉन यहां से यहां जाएगा। पॉजिट्रॉन क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, ठीक है। सो पॉजिट्रॉन कह लो, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन केवल करंट की डायरेक्शन में मूव करता है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट मूव करता है। चलो देखते हैं। और स्पीड कितनी है इनकी, vd स्पीड है। अब ध्यान दे सभी बच्चे, समझना, बात को समझने की कोशिश करना। हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरियर्स हम बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, जो यहाँ लिख रहा हूं आपको भी लिखना है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, l लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ वायर की कितनी है, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया, E क्या है यहाँ पे, सिंस इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, चार्ज को हम E लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हमारे काम आने वाली है। अब देखो क्या हुआ, Vd से मूव कर रहा है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे लेट पार्टिकल मूव, ये x बोल दिया तो x बोल लो, चाहे x डिस्टेंस इन dt टाइम। पार्टिकल्स कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मूव x डिस्टेंस इन dt टाइम। तो बेटा जी dt टाइम में इलेक्ट्रॉन्स कितने डिस्टेंस मूव किए, x डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, ओके। x पे गौर करेंगे सभी बच्चे कि x दूरी चले वो dt टाइम में। अब समझो हमें फाइंड करना है कि चार्ज कितना फ्लो हुआ इस इतने वॉल्यूम से। यदि हम ये पता कर ले तो क्या करंट आ जाएगा, सिंस करंट जो होता है, करंट विल बी इक्वल टू dq/dt। तो ये हमें फाइंड करना है एक तरह से। अब ध्यान देने का है कि ये कैसे निकाले dq/dt, तो वो ऐसे निकलेगा, आपको पता है n इज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, तो इतने वॉल्यूम में कितने चार्ज कैरियर्स होंगे, क्या निकाल सकता हूं, चार्ज q इन वॉल्यूम, कितना इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ax, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इतने पार्ट का, देखो इतने पार्ट का वॉल्यूम में इंटरेस्टेड है, तो a और लेंथ x है, सो ax इसका वॉल्यूम हो जाएगा, q इन वॉल्यूम ax विल बी इक्वल टू, देखिए ये क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। सो एक्चुअल में n जो है दैट इज है मेरा कुछ नंबर चार्ज कैरियर्स का अपॉन v। सो इतने वॉल्यूम में चार्ज कैरियर का नंबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा nv। सो ये तो हो गया नंबर nv, सो nv इज द नंबर, v इज द वॉल्यूम, ठीक है। ये तो आ गया टोटल नंबर, इतने वॉल्यूम में टोटल नंबर। बेटा देखो यूनिट वॉल्यूम का दिया हुआ था तो इतने वॉल्यूम का टोटल नंबर, इससे वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये तो हुआ टोटल नंबर ऑफ चार्ज। सो ये क्वांटिटी किसको बता रही है, ध्यान से समझना नहीं तो गड़बड़ कर जाओगे। टोटल चार्ज कैरियर्स, टोटल चार्ज कैरियर्स इन v वॉल्यूम, इन v वॉल्यूम। सो दिस इज द टोटल चार्ज कैरियर इन वॉल्यूम v। अब देखो कैसे करोगे आगे, सो दिस इज द टोटल चार्ज कैरियर इन वॉल्यूम v। अब समझना है कि ये तो चार्ज कैरियर है टोटल, अब इसका टोटल चार्ज निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाई e। सो दिस इज द टोटल चार्ज कैरियर, टोटल चार्ज इन दैट v वॉल्यूम। सो दैट इज इक्वल टू, मैं यहां पे बेटा इसको आगे नोट डाउन कर रहा हूं, सो दैट इज इक्वल टू n, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है ax, ठीक है, और E तो E है। x कैसे निकालो, तो ध्यान दो मैं लिख सकता हूं, यहां पे मैं यहां लिख रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान देंगे, कैन आई राइट x इक्वल टू vd मल्टीप्लाई बाई dt।
दिस इज ओवर एक्स कि कितना चलेगा dt टाइम में, सो vd से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे लाके रख दे वैल्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। देखो सभी बच्चों, एन ए ई को साथ में ले लो, vd dt। आया सब बच्चों को समझ? बस ये थर्ड इक्वेशन एक तरह से हो गई हमारी। इसकी वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में dq की वैल्यू लाके रख दो। सो दिस इज एक्चुअली dq, वी आर कॉलिंग इट dq कि कितना उस वॉल्यूम में dq है dt टाइम में। सो इसकी वैल्यू यहाँ लाके रख दो। यू विल गेट दैट I विल बी इक्वल टू NEAVD, dt से dt कट जाएगा, सो NEAVD। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। व्हाट इज द फॉर्मूला? I इक्वल टू, हमेशा याद रहना चाहिए, आधी रात को भी याद रहना चाहिए, बिल्कुल सच्ची बात, बिल्कुल याद रहना चाहिए। I इक्वल टू NEAVD। आई होप आपको याद रहेगा, समझ भी आया होगा कि कैसे ये I इक्वल टू NEAVD आया। अब यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको बता दूं बेटा जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। पहला पॉइंट जो काफी काम का है, दैट इज, जो हमें ध्यान में रखना है अच्छे से, कि करंट हमें पता चल गई है, तो करंट जो है वो सिंपल है। बट यदि हमने पहले भी बताया था कि क्रॉस सेक्शन एरिया बदलता है, तो कंडक्टर में करंट आने वाला सेम रहता है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया भी बदला, तो यहाँ से करंट सेम रहेगा I, यहाँ से भी करंट क्या रहेगा I। तो क्या बदल जाएगी दोनों जगह पे? दोनों जगह पे बेटा VD बदल जाएगी। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं बोलूं कि यहाँ पे है V1 और यहाँ पे है V2, तो कौन सी ज्यादा होगी? आप साफ बोल सकते हैं V2 ज्यादा होगी। आई बात समझ में क्या? कि यहाँ पे वेलोसिटी V2 है, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, देन विच वेलोसिटी विल बी हायर? द वेलोसिटी इन लोअर क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी हायर। क्योंकि फॉर सेम करंट यू कैन से सेम करंट और सेम मटेरियल है, तो VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। सो VD जो आ रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है 1 अपॉन एरिया के, फॉर सेम करंट। आई होप आप सब समझ पाएंगे इस बात को बेटा जी। सो V2 इज ग्रेटर देन V1। इसको इस तरह समझ सकते हो, पाइप, पानी डालने की तरह। ऐसे मानो पाइप था मेरे पास में, उस पे यदि मोटे हिस्सा है तो देखोगे बाहर निकलते हुए पानी की स्पीड कम होगी, पतला हिस्सा है तो ज्यादा होगी। और खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, पाइप में घर में पानी आता, आगे उंगली लगाते हो तुम, लगाते हो नहीं लगाते? उंगली लगाते क्या दूर जाके गिरता है पानी? रेंज बढ़ जाती है उसकी। तो क्या हुआ? उंगली लगाने से एरिया कम कर दिया आपने बेटा जी। क्या कम कर दिया? एरिया। तो वहां पे स्पीड तेज हो गई। सिमिलरली यहाँ भी एरिया कम हो रहा है तो स्पीड तेज हो जाएगी। दूसरी बात हम ध्यान रखेंगे क्या, कि ये जो डायामीटर होता है इसका, वायर का, उससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। डायामीटर से मतलब लेना देना नहीं होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, कि डायामीटर सिलेंडर का चेंज कर दिया तो बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे वैसे। सो टेंशन ना लो, डायामीटर से अनअफेक्टेड रहेगा, डायामीटर से फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा चेंज होता है, देन इट इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न कि हाँ चेंज हो सकता है, करंट वगैरह होती है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर रहेंगे। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, एंड डेरिवेशन बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, आपको 1 by 1 ये रिमेंबर कर रखना है चीजें कैसे की, और ये करके आ जाओगे आप तो सारे पूरे नंबर आएंगे आपके इस डेरिवेशन में, कोई नंबर नहीं कट कर सकता। तो ये हमारा हो गया। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में मेनली हम ओम्स लॉ का डेरिवेशन करेंगे। जी हाँ, ओम्स लॉ का डेरिवेशन करने वाले हैं, करंट डेंसिटी पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, साथ ही हमारे VD वाले फॉर्मूले पे भी कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सो द नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी विद मी टुवर्ड्स द नेक्स्ट टिल द नेक्स्ट लेक्चर। और ये लेक्चर पूरा अच्छे से कर ले, और तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त से पढ़ो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, वी आर ऑलवेज देयर टू रेस्पॉन्ड। थैंक्स।